बजट पेश हो गया है और समाज के हर तबके को किसी न किसी तरीके से राहत देने की कोशिश इस बजट में की गई है। इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, सर आपका स्वागत हमारे शो में सीएनबीसी आवाज में। पहला सवाल कि बजट पेश होने से पहले अलग अलग मोर्चे पर चिंताएं जताई जा रही थी, चाहे रोजगार का मोर्चा हो, चाहे अर्थव्यवस्था में मांग नहीं होने की चिंता हो। इन चिंताओं को ये बजट कितना दूर करते हुए दिख रहा है आपको? मैं समझता हूं आज बाल गंगाधर तिलक जी और चंद्रशेखर आजाद का जन्म जयंती है। उस अवसर पर एक ऐसा बजट जो नया भारत, एक समर्थ भारत की कल्पना देश के सामने रखता है, ये माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला जी को बधाई दूंगा कि एक बहुत ही कल्पनात्मक बजट, पूरे समाज की चिंता करने वाला बजट, विशेषकर युवा युवतियों को आगे ढेर सारे अवसर मिले, गरीबों का कल्याण हो, गरीबी से आगे बढ़े निकलें और समाज में सही स्थान ग्रहण करें। महिलाओं का एक उज्जवल भविष्य हो, 3 लाख करोड़ महिलाओं की स्कीम्स पे इस बजट में रखे गए हैं और हमारे अन्नदाता किसानों को ढेर सारे अपने आमदनी बढ़ाने के लिए, अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये बजट पर फोकस रहा है। मुझे लगता है कि जो पुरानी लोगों को एक आदत सी बन गई है कुछ ना कुछ फियर मॉन्गरिंग की, कुछ ना कुछ डरा धमका के लोगों को रखना, ये हो सकता है वो हो सकता है, फिर एक बार मोदी जी ने बता दिया है कि वो बहुत सोच समझ के और सभी को लाभ पहुंचे ऐसा बजट देने में सक्षम है। चूंकि आप इंडस्ट्री से लगातार बातचीत करते रहते हैं जब भी पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो इस दौरान इंडस्ट्री से क्या फीडबैक मिल रहा था? क्या कुछ इस टाइप से इंसेंटिव स्कीम आए, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम, तो वो लोग एक्सपेंशन के लिए, नए एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार रहेंगे? मुझे लगता है कि भारत का जो उद्योग जगत है वो आज बड़ा उत्साहित है। वो देख रहा है कि भारत विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है और 3 साल में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और ये जो बजट है एक प्रकार से उसका रास्ता भी साफ कर देता है। इस बजट के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं पे थ्रस्ट 11,11,000 करोड़ पूरा रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। केंद्र का खर्च, बाकी राज्य और निजी क्षेत्र का खर्च तो अलग है। टूरिज्म, पर्यटन पर, पर्यटन पर बड़ा जोर दिया गया है, परिवहन पे बड़ा जोर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, प्रमोटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। एक प्रकार से जो 5 स्कीम्स रोजगार और कौशल विकास के साथ जुड़ी हुई युवा युवतियों के लिए पेश की गई हैं, ये डिफाइन करती है इस सरकार की सोच को। और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे वो मुद्रा लोन डबल करना 10 से 20%, चाहे एमएसएमई सेक्टर को बल देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाना, चाहे सेक्टोरली भी देखो कि भाई उपभोक्ता को भी लाभ मिलना चाहिए, तो आप मोबाइल फोन की इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, यहाँ की इंडस्ट्री भी थोड़ी और मेहनत करके कंपेटिटिव बनेगी। इसी सवाल पे आ रहा था, चूंकि आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ भी है और कई बार आपके साथ मुलाकात में मुझे लगता है इंडस्ट्री वालों ने मांग की थी, खासतौर से शुरू करूं गोल्ड सेक्टर से, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से, कि इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा उसको कम किया जाए। तो ये सिर्फ बात जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर तक नहीं रहती, इसका नाता रिश्ता रोजगार से होता है, गोल्ड इम्पोर्ट से होता है। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात हमारी बहनों के साथ शादी ब्याह के सीजन आने वाला है, मंगलसूत्र भी सस्ता होगा और सीधा 15 से 6% करने से 3-4 लाभ सीधे और दिखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सोना चांदी के जवाहरात सस्ते होंगे, मंगलसूत्र सस्ता होगा, शादी ब्याह का बोझ कम होगा लोगों पर इससे स्मगलिंग भी रुकेगा। सही माने में देश में कितना गोल्ड सिल्वर है वो लोगों को पता चलेगा और ये एक तरीके से देश की संपत्ति है। पूरा विश्व जानता है कि भारत में इतने बड़े पैमाने पे सोना चांदी है, तो ये एक हमारी ताकत है भारत की।
साथ ही साथ रोजगार का इसलिए ये एक बल देता है रोजगार को, क्योंकि कई सारे हमारे जो कारीगर हैं वो विदेश में दुनिया भर में निर्यात कर सकते हैं, बड़े सुंदर डिजाइन्स बनाते हैं, पर उनके पास ये सामर्थ्य नहीं होता है कि जीरो ड्यूटी इंपोर्ट करें गोल्ड वगैरह। तो अब ये गोल्ड का प्राइस कम होने से उनके कारीगरी का दाम ज्यादा होता है, गोल्ड सिल्वर कम लगता है। लेकिन इस 6% आयात शुल्क करने से अब वो गोल्ड सिल्वर इस्तेमाल करके बड़े सुंदर चीजें दुनिया भर में बेच। दो और सेक्टर जिसमें टैक्स से जुड़ी हुई राहत दी गई, एक तो स्टार्टअप सेक्टर जिसका एंजल टैक्स हटाने की बात की गई, वो बहुत बड़ी मांग थी उनकी, दूसरा इक्वलाइजेशन लेवी की बात। इस दोनों का इफेक्ट कैसे आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि स्टार्टअप में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार थ्रस्ट के फोकस के कारण हम विश्व की जो तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम बने। उसका एक कारण ये था कि लगातार हमने इस इकोसिस्टम की बात भी सुनी है, इसको सहूलियतें दी हैं, और इसको जब जब उसकी कोई विषय आता है उस पर गंभीरता से समाधान ढूंढे। मुझे लगता है ये एंजल टैक्स एक ऐसा विषय था जिसका समाधान पहले भी ढूंढा गया था, पर नचीला नहीं था, कुछ ना कुछ उसमें पेपर वर्क ये वो ज्यादा था। इस बार पूरी तरीके से हटाने से मुझे लगता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश बड़े रूप में आ पाएगा। इसका लाभ पूरे छोटे बड़े स्टार्टअप्स को होगा। जो इनोवेशन, जो नई सोच, नए काम करने के ढंग तरीके, उसमें ही बदलाव होगा, उससे लाभ होगा। और जो हमारे देश में हम चाहते हैं कि युवा युवती जॉब क्रिएटर्स बने, बजाय के सभी जने नौकरी के पीछे भागने के, उसके लिए ये एक अच्छा साधन। एक आखिरी सवाल कि एक टैक्स को लेकर थोड़ी सी निराशा बाजार को हुई, वो था कैपिटल गेन्स टैक्स का बढ़ाया जाना, एसटीटी का बढ़ाया जाना। तो मेरा सवाल ये नहीं है कि क्यों बढ़ाया, मेरा सवाल है कि फाइनेंशियल मार्केट में अगर लोग ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं निवेश करने को लेकर के, तो उससे आप क्यों लोगों का मुंह भंग करना चाहते हैं? नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, जो ओवरऑल आप स्कीम ऑफ थिंग्स देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को सिंप्लीफाई कर दिया है, सभी पे सेम रेट कर दिया है, अलग अलग टैक्सेस को सिंप्लीफाई करने का एक साधन बना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में थोड़ा सा बढ़ा है, लोगों को तो डर था ज्यादा बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि साधारणतः लोगों को राहत हुई। और मैंने भी स्टॉक मार्केट के कुछ सवाल पूछा आपसे, बजट के तुरंत बाद बात की कि कहीं ज्यादा तो ऐसा नहीं है, क्यों मार्केट ऐसे दिख रही है। तो साधारणतः लोगों का कहना था कुछ ज्यादा हमारे को दिक्कत नहीं लगती है, ये नेचुरल करेक्शन ओवरड्यू था, बहुत तेज गति से मार्केट बढ़ रही थी कुछ दिनों से, तो ये वो टेक्निकल करेक्शन है। आप अगले 3-4 दिन में फिर आना मेरे पास इंटरव्यू के लिए, और आप देख लेंगे तब तक मार्केट का क्या स्थिति होगी। जब कमाएगा तभी तो 10 या 12.5%, पर कमाई हो रही है ना, और अच्छी भरपूर कमाई हो रही है। लक्ष्मण जी, आप क्या बंद कर दोगे कमाई? अगर 10 से 12.5% टैक्स हो जाए, कमाई तो छोड़ोगे नहीं ना। और रही बात एफएनओ की, मुझे लगता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक साधारणतः सभी की मांग थी कि थोड़ा सा उस पर नियंत्रण लाना चाहिए, जिसके लिए जो बढ़ा है वो रीजनेबली बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सीएमबी से आवाज से बात करने के लिए। धन्यवाद।